ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब जो कहानी आप सुनने वाले हो, वो रूस के साइबेरिया के एक ऐसे जंगल की है, जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। दिल्ली के तीन दोस्त राघव, अमन और विवेक हमेशा से एडवेंचर के शौकीन थे। लेकिन इस बार उनका प्लान सिर्फ घूमने का नहीं था, बल्कि सोना ढूंढने का था। राघव को इंटरनेट पर एक पुरानी रिपोर्ट मिली थी, जिसमें लिखा था कि साइबेरिया के एक सुनसान इलाके में कभी सोने की खदान हुआ करती थी। लेकिन अचानक वहां काम करने वाले लोग गायब हो गए और वो जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लोग कहते थे, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगर हमें वो जगह मिल गई, तो हम करोड़पति बन सकते हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। अमन और विवेक पहले तो थोड़ा हिचके, लेकिन लालच और एडवेंचर ने डर को दबा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों साइबेरिया पहुंच गए। साइबेरिया, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कड़ाके की ठंड और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। तीनों भारी कपड़ों में अपने बैग्स के साथ उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में था। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना कोई जानवर, ना कोई आवाज, बस उनके कदमों की चरमराहट बर्फ पर सुनाई दे रही थी। विवेक ने धीरे से कहा, यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अमन ने भी सहमति में सिर हिलाया, मुझे भी अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राघव हंस पड़ा, तुम दोनों डरपोक हो। ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच ये था कि वो भी अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। शाम होते होते तापमान और गिर गया। बर्फीली हवा चेहरे को काट रही थी। हमें जल्दी कोई जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो हम जम जाएंगे, अमन ने कहा। तभी दूर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। तीनों के चेहरे पर राहत आ गई। चलो, आज रात यहीं रुकते हैं, राघव ने कहा। झोपड़ी काफी पुरानी थी, लकड़ी सड़ चुकी थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ। अंदर अंधेरा था। विवेक ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, तीनों की नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। कोने में एक पुरानी मेज थी और उस पर रखी थी एक मोटी काली किताब। उस किताब पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अमन ने धीरे से कहा, इसे मत छूना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। लेकिन राघव धीरे धीरे उस किताब की तरफ बढ़ा। यही तो असली चीज है, शायद इसमें उस खदान का राज हो। उसने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की आग, जो उन्होंने अभी जलाई थी, अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी, तुमने मुझे जगा दिया। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा छा चुका था। बाहर बर्फीली हवा की आवाज तेज होती जा रही थी और अंदर तीनों दोस्तों की सांसें। राघव के हाथ में वो काली किताब थी
और उसके पन्ने अपने आप हिलने लगे। सर्र सर्र सर्र। अमन घबराकर बोला, राघव, इसे बंद कर, ये ठीक नहीं है। लेकिन राघव जैसे किसी जादू में बंध गया था। उसकी आंखें उस किताब पर टिक गई थीं। विवेक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च बार बार बंद हो रही थी, जैसे कोई उसे चलने नहीं दे रहा हो। तभी किताब का एक पन्ना अपने आप रुक गया और उस पर बने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। राघव ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। जो इस ग्रंथ को खोलेगा वह अंधकार को मुक्त करेगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, झोपड़ी की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। अमन ने चिल्लाकर कहा, बस कर, मत पढ़। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव आगे पढ़ने लगा। 3 आत्माएं, 3 बलि, और फिर जागेगा वो जो सदियों से सोया है। अचानक किताब से एक काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। विवेक डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? धुंध दीवारों से टकराकर वापस आने लगी और धीरे धीरे तीनों के चारों तरफ घूमने लगी। अचानक झोपड़ी के कोने से एक आवाज आई, ठक ठक ठक। तीनों ने एक साथ उस तरफ देखा। वहां एक पुराना दरवाजा था, जो पहले बंद था। अब वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। कर्क कर्क। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अमन अब कांप रहा था। हमें यहां से निकलना होगा अभी। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला। जैसे किसी ने उसे बाहर से पकड़ रखा हो। ये खुल नहीं रहा, वो चिल्लाया। तभी पीछे से विवेक की चीख सुनाई दी, राघव। अमन ने मुड़कर देखा। विवेक हवा में उठा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर हवा में झूल रहा था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मुझे नीचे उतारो, वो हकलाते हुए बोला। राघव ने डर के मारे किताब गिरा दी। जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, धुंध और गहरी हो गई और तभी उस अंधेरे दरवाजे से एक साया बाहर आया। लंबा, पतला और पूरी तरह काला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तीनों के शरीर जैसे जम गए। वो साया धीरे धीरे विवेक के पास आया और उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल विवेक जोर से चीखा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। वो अब हिल नहीं रहा था। अमन रोने लगा। वो मर गया। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसे अब एहसास हुआ, उन्होंने क्या कर दिया है। अचानक वो काला साया उनकी तरफ मुड़ा और उसकी आवाज गूंजी, पहली आत्मा मिल चुकी है। अब वो धीरे धीरे राघव और अमन की तरफ बढ़ रहा था। झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा अब और तेज हो चुकी थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां जमी हुई और बीच में पड़ा विवेक का बेजान शरीर। राघव और अमन दोनों समझ चुके थे, अब ये कोई खेल नहीं है। उनके सामने खड़ा वो काला साया धीरे धीरे और साफ होने लगा। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन आंखें लाल, जलती हुई। पहली आत्मा मिल चुकी है, उसकी आवाज गूंज रही थी।
अमन कांपते हुए पीछे हटने लगा। हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन पर पड़ी उस काली किताब की तरफ देखा। शायद इसका जवाब इसी में है, उसने धीरे से कहा। तू पागल हो गया है क्या? अमन चिल्लाया। यही सब शुरू हुआ है इससे। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। राघव ने डरते डरते किताब उठाई। इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने पन्ना खोला, कमरे में फिर वही काली धुंध फैलने लगी। लेकिन इस बार पन्नों पर कुछ शब्द साफ दिखाई देने लगे, जो उसे जगाता है, वो उसे रोक भी सकता है। राघव जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। 3 आत्माओं की बलि के बाद उसका रूप पूरा होगा और फिर वो इस दुनिया में हमेशा के लिए फैल जाएगा। अमन की आंखें फैल गईं। मतलब अगर हम नहीं रुके तो ये चीज यहां से बाहर भी जा सकती है। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, और इसे रोकने का एक ही तरीका है। वो आगे पढ़ने लगा। जिसने इसे जगाया है वही इसे वापस सुला सकता है, अपनी आत्मा देकर। अमन पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक विवेक का शरीर हिलने लगा। दोनों ने डर के मारे उसकी तरफ देखा। विवेक धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वक्त विवेक, अमन ने डरते हुए कहा। विवेक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक अजीब भारी आवाज में बोला, दूसरी आत्मा तैयार है। अचानक उसका शरीर झटके से आगे बढ़ा। उसने अमन का गला पकड़ लिया। छोड़, छोड़ मुझे, अमन छटपटाने लगा। राघव ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विवेक की ताकत इंसानी नहीं थी। उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। ये अब वो नहीं है, राघव चिल्लाया। अमन की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटने लगीं। अचानक वही काला साया उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, दूसरी आत्मा अब मेरी है। और अगले ही पल अमन का शरीर ढीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर गया। अब झोपड़ी में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा था, राघव। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों दोस्त मर चुके थे। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और उसके सामने खड़ा था वो शैतान, जो अब और ताकतवर हो चुका था। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर दरारें आने लगीं। बाहर की बर्फीली आंधी और तेज हो गई। काला साया अब और बड़ा हो चुका था, जैसे वो फैल रहा हो। अब आखिरी आत्मा, उसकी आवाज गूंजी। राघव पीछे हट गया। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो खुद को बचाने की कोशिश करे, या उस किताब में लिखा सच मान ले। झोपड़ी के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। छत से बर्फ टपक रही थी और बीच में खड़ा था राघव, अकेला। उसके सामने अमन और विवेक की लाशें पड़ी थीं और उनके पीछे खड़ा था वो काला साया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना हो चुका था। उसकी लाल आंखें सीधे राघव पर टिकी थीं। अब आखिरी आत्मा, उसकी आवाज गूंजी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ में वो काली किताब थी और उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, जिसने इसे जगाया है।
वही इसे वापस सुला सकता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों की लाशों की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अचानक झोपड़ी के अंदर तापमान और गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। तुमने मुझे जगाया, वो बोला, अब तुम मुझे पूरा करोगे। राघव पीछे हटता गया, लेकिन अब पीछे कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर किताब के आखिरी पन्ने पर गई। वहां एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था और नीचे कुछ शब्द लिखे थे। अगर आत्मा खुद को अर्पित करे तो अंधकार खत्म हो सकता है। राघव समझ गया, यही आखिरी रास्ता है। उसने कांपते हाथों से किताब खोली और उस चिन्ह को जमीन पर बनाने लगा। काला साया रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में पहली बार हल्की बेचैनी थी। राघव ने गहरी सांस ली। जो मुझे पहले करना चाहिए था। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से वो शब्द पढ़ने लगा जो किताब में लिखे थे। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक झोपड़ी के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। काला साया जोर से चीखने लगा। नहीं, उसका शरीर टूटने लगा, जैसे धुंध बिखर रही हो। लेकिन उसी वक्त राघव का शरीर भी जमीन से ऊपर उठने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत, जैसे वो खुद को उस अंधेरे को सौंप रहा हो। काला साया अब और भी गुस्से में था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन रोशनी और तेज हो गई। झोपड़ी हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सुबह हुई तो वहां कुछ भी नहीं था। ना झोपड़ी, ना लाशें, ना कोई निशान, बस बर्फ और खामोशी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद एक रूसी रिसर्च टीम उस इलाके में पहुंची। उन्हें वहां बर्फ के नीचे कुछ दबा हुआ मिला। जब उन्होंने उसे निकाला तो वो एक पुरानी काली किताब थी। उसी किताब पर जमी बर्फ अपने आप पिघलने लगी और उसके पन्ने धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। पहले पन्ने पर अब नया नाम लिखा था, राघव, और नीचे खून जैसे लाल अक्षरों में, तीसरी आत्मा अब मेरी है। बर्फ से ढकी उस सुनसान जमीन पर खड़ी रूसी रिसर्च टीम को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने क्या खोज लिया है। टीम में 4 लोग थे, डॉक्टर इवान, अलेक्सी, नतालिया और मिखाइल। ये लोग उस इलाके में अचानक होने वाले अजीब मौसम बदलावों की जांच करने आए थे। लेकिन अब उनके सामने थी वो काली किताब। डॉक्टर इवान ने दस्ताने पहने हाथों से किताब उठाई। ये बहुत पुरानी लग रही है। शायद किसी प्राचीन भाषा में है, उसने कहा। नतालिया ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अलेक्सी हंस पड़ा। हम साइंटिस्ट हैं, भूत प्रेत की कहानियों से नहीं डरते। मिखाइल ने भी हामी भरी। इसे लैब में ले चलते हैं, शायद कोई बड़ा राज मिले। उन्होंने किताब को अपने बैग में रखा और अपने टेंट की तरफ लौट गए। शाम होते होते बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं, गिरता तापमान और चारों तरफ सफेद अंधेरा। टेंट के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन फिर भी ठंड असामान्य थी।
जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। नतालिया बार बार बेचैन हो रही थी। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? डॉक्टर इवान ने कहा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। चर्र चर्र, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। चारों चुप हो गए। अलेक्सी ने टॉर्च उठाई और बाहर झांकने की कोशिश की। लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गिरती हुई बर्फ। शायद कोई जानवर होगा, मिखाइल ने कहा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसकी नजर बैग पर पड़ी। बैग अपने आप हिल रहा था। चारों के चेहरे पर एक साथ डर आ गया। ये कैसे? नतालिया की आवाज कांप गई। अचानक बैग खुल गया और अंदर से वो काली किताब धीरे धीरे बाहर निकल आई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। किताब हवा में उठ गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। सर्र सर्र सर्र, डॉक्टर इवान ने घबराकर कहा। ये नॉर्मल नहीं है। अचानक टेंट के अंदर की लाइट बंद हो गई। हीटर भी बंद हो गया। पूरा टेंट अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में वही फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे फिर से जगा दिया। नतालिया चीख पड़ी। अलेक्सी ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली, चारों के चेहरे जम गए। टेंट के कोने में कोई खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 और परछाइयां खड़ी थीं, और उनमें से एक का चेहरा राघव जैसा था। मिखाइल पीछे हटने लगा। ये इंसान नहीं है। काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले 3, अब 4। उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक टेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तूफान और तेज हो गया। और अंदर मौत का सन्नाटा। नतालिया रोते हुए बोली, हमें ये किताब वापस वहीं छोड़नी होगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मिखाइल का शरीर हवा में उठ गया। मुझे नीचे उतारो, वो चिल्लाया। लेकिन इस बार कोई उसे बचाने वाला नहीं था। काला साया उसके करीब आया और धीरे से बोला, नई शुरुआत, पहली आत्मा। टेंट के अंदर गूंजती हुई मिखाइल की चीख अचानक थम गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। अब वहां 4 नहीं, सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर इवान, अलेक्सी और नतालिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वो अकेले नहीं थे। उनके सामने खड़ा था वो काला साया, और उसके पीछे खड़ी थीं 4 परछाइयां। उनमें से एक राघव था। नतालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। डॉक्टर इवान का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हमें समझना होगा, ये क्या है और इसे कैसे रोका जाए। अलेक्सी डर के मारे कांप रहा था। रोकना? तुम पागल हो क्या? ये हमें मार देगा। तभी काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर बार वही गलती, उसकी भारी आवाज गूंजी। लालच, जिज्ञासा, और फिर मौत। अचानक उसकी नजर नतालिया पर टिक गई। तुम समझती हो? उसने कहा। नतालिया पीछे हट गई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी
उसके दिमाग में जैसे कुछ चमका। किताब, उसने धीरे से कहा, सब कुछ उस किताब से जुड़ा है। डॉक्टर इवान ने तुरंत बैग की तरफ देखा। किताब अब जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके पन्ने अभी भी अपने आप हिल रहे थे। अगर ये इसे जगाती है तो शायद यही इसे रोक भी सकती है, इवान ने कहा। अलेक्सी चिल्लाया, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। नतालिया धीरे धीरे किताब के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके दिमाग में अचानक अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। बर्फ में दबी झोपड़ी, 3 दोस्त और एक लड़का जो खुद को बलिदान कर रहा था। राघव उसके मुंह से अपने आप निकला। अचानक सामने खड़ी एक परछाई हिली। वो राघव था। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें एक पल के लिए हल्की सी इंसानियत चमकी। नतालिया ने हिम्मत करके कहा, तुम अभी भी वहां हो, है ना? कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। काला साया गुस्से में गरज उठा, वो अब मेरा हिस्सा है। लेकिन तभी राघव की परछाई हल्के से कांपी, जैसे वो उस अंधेरे से लड़ रहा हो। डॉक्टर इवान ने जल्दी से कहा, नतालिया, किताब में देखो, कोई तरीका होगा। नतालिया ने तेजी से पन्ने पलटने शुरू किए। और फिर एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। उस पर लिखा था, जब अंधकार फैलने लगे तो उसे उसी के अंदर कैद करना होगा। कैद, उसने धीरे से कहा। कैसे? इवान ने पूछा। नतालिया ने आगे पढ़ा, जिस आत्मा ने बलिदान दिया है वही कुंजी है। तीनों की नजर एक साथ राघव की परछाई पर गई। अचानक काला साया और गुस्से में आ गया। तुम उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते, वो गरजा। और अगले ही पल उसने अलेक्सी को हवा में उठा लिया। नहीं, बचाओ, अलेक्सी चीखा। उसका शरीर हवा में तड़प रहा था। नतालिया चिल्लाई, हमें जल्दी करना होगा। डॉक्टर इवान ने कहा, अगर राघव ही कुंजी है तो हमें उसे जगाना होगा। नतालिया ने आंखें बंद कीं और जोर से कहा, राघव, अगर तुम सुन सकते हो तो लड़ो। ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर राघव की परछाई कांपने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी दिखी। काला साया चीख उठा, नहीं। टेंट के अंदर माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर सांस के साथ डर अंदर जा रहा हो। अलेक्सी अभी भी हवा में तड़प रहा था और काला साया पहले से ज्यादा गुस्से में था। कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, उसकी आवाज गूंज उठी। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। राघव की परछाई कांप रही थी। उसकी काली आंखों में हल्की सी चमक उभरने लगी, जैसे अंदर कहीं उसकी असली आत्मा अभी भी जिंदा हो। नतालिया ने फिर जोर से पुकारा, राघव, याद करो, तुमने खुद को बलिदान क्यों किया था। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर राघव की परछाई अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे वो उस अंधेरे के खिलाफ लड़ रहा हो। डॉक्टर इवान ने तुरंत कहा, यही मौका है। हमें उस किताब में लिखा मंत्र पूरा करना होगा। नतालिया ने कांपते हाथों से किताब उठाई और तेजी से पन्ने पलटने लगी। अचानक उसे वही पन्ना मिला जिसमें कैद करने का तरीका लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता,
लेकिन उसे उसके ही स्रोत में बंद किया जा सकता है। जैसे ही उसने शब्द पढ़े, किताब के पन्ने चमकने लगे। टेंट के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। काला साया और गुस्से में आ गया। रुको, वो गरजा। अचानक उसने अलेक्सी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम। अलेक्सी वहीं गिरकर तड़पने लगा, लेकिन अभी जिंदा था। काला साया अब नतालिया की तरफ बढ़ने लगा। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगी। उसकी आवाज अब और खतरनाक हो चुकी थी। नतालिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसने पढ़ना नहीं रोका। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। जिसने अंधकार को जगाया, वही उसे बंद करेगा। अचानक राघव की परछाई आगे बढ़ी। उसने पहली बार अपने हाथ उठाए और काले साये को पकड़ लिया। पूरा टेंट कांपने लगा। दो ताकतें आपस में टकरा रही थीं। काला साया चीखा, तुम मेरे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। राघव की आवाज पहली बार सुनाई दी, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन सच्ची थी। नतालिया ने आखिरी लाइन पढ़ी, बलिदान की आत्मा ही द्वार है। और वही ताला। अचानक किताब से तेज रोशनी निकली। टेंट के बीच में जमीन पर एक गोल चिन्ह बनने लगा। काला साया उस तरफ खींचने लगा। नहीं, वो चीखा। राघव उसे पकड़े हुए था, जैसे वो खुद को भी उस अंधेरे के साथ खींच रहा हो। डॉक्टर इवान ने चिल्लाया, नतालिया, इसे पूरा करो। नतालिया ने पूरी ताकत से आखिरी शब्द बोले, अंधकार, वापस जाओ। अचानक एक तेज धमाका हुआ। पूरे टेंट के अंदर रोशनी फैल गई, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब नतालिया ने आंखें खोलीं, तो टेंट पूरी तरह शांत था। काला साया गायब, परछाइयां गायब। सिर्फ वो डॉक्टर इवान और घायल अलेक्सी जमीन पर पड़ी थी। वो काली किताब, लेकिन इस बार वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नतालिया ने धीरे से कहा, क्या ये खत्म हो गया? डॉक्टर इवान ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन सच अभी बाकी था। टेंट के अंदर अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा शांत थी, बाहर बर्फ गिर रही थी, और वो डरावनी मौजूदगी जैसे गायब हो चुकी थी। नतालिया, डॉक्टर इवान और अलेक्सी तीनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। क्या ये सच में खत्म हो गया? अलेक्सी ने दर्द से कराहते हुए पूछा। डॉक्टर इवान ने धीमी आवाज में कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम जिंदा हैं। नतालिया की नजर जमीन पर पड़ी उस काली किताब पर गई। वो अब बिल्कुल शांत थी। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, लेकिन फिर भी उससे एक अजीब सी ठंड निकल रही थी। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा, नतालिया ने कहा। कैसे? इवान ने पूछा। इसे जला देते हैं, उसने कहा। तीनों ने मिलकर टेंट के बाहर एक छोटी सी आग जलाई। ठंडी हवा में आग जलाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे जला लिया। नतालिया ने कांपते हाथों से किताब उठाई। ये सब इसी की वजह से हुआ, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने किताब को आग में फेंका, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे। आग अचानक बुझ गई,
और चारों तरफ फिर से ठंड बढ़ गई। ये जल नहीं रही, अलेक्सी घबरा गया। अचानक किताब हवा में उठ गई और उसके पन्नों से काला धुआं निकलने लगा। नतालिया पीछे हट गई। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। तभी किताब के अंदर से एक आवाज आई, अंधकार को जलाया नहीं जा सकता। तीनों के चेहरे पर डर लौट आया। डॉक्टर इवान ने कहा, मतलब हमने उसे खत्म नहीं किया, सिर्फ रोका है। अचानक बर्फ पर कुछ कदमों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनकी तरफ आ रही हो। चर्र चर्र। नतालिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वापस आ रहा है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। काला साया दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। अचानक अलेक्सी के पीछे कोई खड़ा हो गया। नतालिया ने डर के मारे चिल्लाया, अलेक्सी, पीछे देखो। अलेक्सी ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक इंसान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, तुमने मुझे नया रूप दे दिया। नतालिया और इवान समझ गए, अब वो शैतान पहले जैसा नहीं रहा। अब वो किसी इंसान के शरीर में आ चुका था। अचानक वो काला इंसान तेजी से अलेक्सी की तरफ बढ़ा। अलेक्सी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने अलेक्सी का गला पकड़ लिया। नहीं, छोड़ो उसे, नतालिया चिल्लाई। लेकिन इस बार उस शैतान की ताकत और भी खतरनाक थी। अब मैं आजाद हूं, उसकी आवाज गूंजी। अलेक्सी की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, नतालिया और डॉक्टर इवान। और उनके सामने खड़ा था एक इंसानी रूप में छुपा हुआ अंधकार। नतालिया पीछे हटने लगी। अब हम इसे कैसे रोकेंगे? डॉक्टर इवान ने धीरे से कहा, अब ये पहले जैसा नहीं है। काला इंसान उनकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अब खेल शुरू हुआ है। साइबेरिया की बर्फीली रात अब पहले से भी ज्यादा खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा था असली खतरा। नतालिया और डॉक्टर इवान के सामने खड़ा था वो शैतान, अब एक इंसानी रूप में। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब मैं आजाद हूं, उसकी आवाज गूंजी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। नतालिया पीछे हटते हुए बोली, हमने तुम्हें कैद किया था, तुम फिर बाहर कैसे आ गए? वो हल्का सा हंसा, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में भेज दिया। डॉक्टर इवान ने धीरे से कहा, मतलब ये अब किसी भी इंसान में जा सकता है? सही समझे, वो बोला। अब मैं सीमित नहीं हूं, अब मैं फैलूंगा। नतालिया का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे किताब की आखिरी लाइन याद आई, अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रोका जा सकता है। उसने इवान की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, आखिरी बलिदान। अगर इसे रोका नहीं तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इवान ने धीरे से कहा। नतालिया की आंखों में आंसू आ गए। तो हमें वही करना होगा।
जो राघव ने किया था। अचानक काला इंसान उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम दोनों बहुत समझदार हो, वो मुस्कुराया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो उनके करीब आया, नतालिया ने तेजी से जमीन पर वही चिन्ह बनाना शुरू कर दिया जो उसने किताब में देखा था। डॉक्टर इवान ने किताब उठा ली और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रुको, शैतान गरजा। लेकिन इस बार वो नहीं रुके। जमीन पर बना चिन्ह हल्का हल्का चमकने लगा। हवा तेज हो गई, बर्फ उड़ने लगी और पूरा इलाका कांपने लगा। तुम फिर वही गलती कर रहे हो, शैतान चिल्लाया। नतालिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार हम इसे खत्म नहीं रोकेंगे। अचानक काला इंसान जैसे किसी ताकत से पीछे खींचने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, चेहरा बदलने लगा। नहीं, उसकी चीख गूंजी। डॉक्टर इवान ने आखिरी शब्द पढ़े, अंधकार, यहीं रुक जाओ। और उसी पल नतालिया उस चिन्ह के बीच खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल काला साया, नतालिया और वो पूरी ऊर्जा सब उस चिन्ह के अंदर समा गए। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। बर्फ फिर से गिरने लगी, हवा रुक गई और वहां सिर्फ एक इंसान खड़ा था, डॉक्टर इवान। वो कांपते हुए खड़ा था, आंखों में आंसू थे। उसने चारों तरफ देखा, सब खत्म हो चुका था, या शायद ऐसा लग रहा था। कुछ महीनों बाद डॉक्टर इवान ने इस घटना पर एक रिपोर्ट लिखी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे एक कहानी मान लिया। एक दिन इवान अपने लैब में बैठा था। उसने कंप्यूटर ऑन किया और जैसे ही स्क्रीन जली, उसका चेहरा जम गया। स्क्रीन पर एक काली आकृति दिखाई दी और फिर उसके पीछे एक चेहरा उभरा। वो नतालिया थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अंधकार कभी खत्म नहीं होता। कुछ चीजें इंसान समझ नहीं सकता और कुछ गलतियां इंसान बार बार करता है। अगर आपको कभी कोई पुरानी चीज या किताब मिले तो उसे खोलने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।